हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को, जिसमें आज हम लोग दिसंबर 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 विज्ञान पैडागोजी सेक्शन जो है वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन अगर आपने नहीं देखा जिसमें हमने साइंस के कंटेंट को डिस्कस किया था, तो वो आई सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को, और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ है आपका सी टेट का, उसका पैडागोजी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है विज्ञान की प्रकृति के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर ए, साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट्स सेटिविज्म। ऑप्शन नंबर डी, साइंस इज इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ फैक्ट्स। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। पैडागोजी विज्ञान सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। बताइए भाई, एसेस कीजिए अपने आप को। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। पेपर से पहले इसको सब हम फिनिश कर लेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। बताएं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा, क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए, जो लोग कुछ ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। साइंस इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ फैक्ट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि साइंस क्या है, एक क्रिएटिव चीज़ है, एक क्रिएटिव एंडियवर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक जैसे नहीं हो सकते, बट इनके इम्पैक्ट जो होते हैं, जो इनके इम्पैक्ट यानी कि जो इनके प्रभाव होते हैं, वो एक दूसरे पर होते हैं। साइंटिफिक नॉलेज जो है बहुत टाइम तक रहती है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग रहती है और टेंटेटिव होती है। और ये क्या है, इट इज़ ए इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में। लेकिन साइंस क्या है, इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ फैक्ट्स, पर तथ्यों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के, एज पर द एनसीएफ 2005 स्कूल साइंस एजुकेशन शुड बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ट्रू टू द साइंस टीचर, ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। एनसीएफ के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए, कि गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, क्या होना चाहिए अच्छी विज्ञान शिक्षा में। तो राइट आंसर है हमारे पास, जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल सही है। ट्रू टू द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए सही होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो एनसीएफ भी बोलता है कि जो अच्छी साइंस एजुकेशन है, इट शुड बी ट्रू, इट शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, के लिए सत्य होनी चाहिए। ट्रू टू लाइफ, यानी कि जो लाइफ होती है, जो हमारा जीवन होता है, उसके लिए सत्य होनी चाहिए। और ट्रू टू विज्ञान, यानी कि साइंस के लिए भी सत्य होनी चाहिए। तो ये ऐसा एनसीएफ बोलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन 3 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ गुड साइंस एजुकेशन कैरिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। गतिविधि और प्रयोगों द्वारा एक अच्छे विज्ञान शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित मान्यताओं में से कौन सी संतुष्ट है। कॉग्निटिव, हिस्टोरियन, एनवायरमेंटल, या डी प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया। आंसर कीजिए भाई, क्या करेक्ट आंसर रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कह रहे हैं कि गतिविधि और प्रयोग द्वारा एक अच्छे विज्ञान शिक्षण पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता होनी चाहिए, या आप बोल सकते हैं, या कौन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया। डी जिस लोगों ने भी आंसर किया है बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस जो होती है वो कैरिकुलम एंगेज द लर्नर इन एक्टिविटी एंड मेथड प्रोसेस, यानी कि जो कैरिकुलम में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चा लर्निंग, जो लर्नर्स होता है वो लर्निंग को एक्वायर करता है, ग्रहण करता है और वैलिडेट करता है अपनी नॉलेज को नेचर से, और नेचुरल क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी ऑफ साइंस, इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है। तो प्रोसेस जो है राइट आंसर है। एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेटिस्फाइड करता है वो है हमारे पास प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया। इन प्रक्रिया के थ्रू ही एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा सकता है, लर्निंग को प्रमोट किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अनु टुक हर क्लास 8
children to a field trip. Which of the following could be the most appropriate objective for this creativity? अनु अपने 8वीं कक्षा के बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले गई है इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त हो सकता है? इट एनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, इट प्रमोट्स प्रोसेस skill through the concrete experience. Option number C, it enhance observation skill among the children. Option number D, it breaks the monotony of the class as well as the teacher. बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा कि फील्ड ट्रिप पर लेके गई है। भाई इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में कई बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं फील्ड ट्रिप से रिलेटेड, कि कोई टीचर है वो अपने बच्चे को फील्ड ट्रिप पर लेके गया है, अब उसमें से कौन सी एक्टिविटी वैलिड होगी या कौन सी एक्टिविटी वैलिड नहीं होगी, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन रेज किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ भी है और इसी तरीके से आते भी हैं। तो बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? ऑप्शन ए यानी तीनों सेंटेंस, ऑप्शन बी एंड सी ओनली, ऑप्शन सी बोलता है ए सी एंड डी ओनली, ऑप्शन डी बोलता है ए एंड सी ओनली। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है भाई? इट एनकरेज इंटरेक्शन, देखिए बच्चों में इंटरेक्शन बढ़ेगा, वार्तालाप बातचीत होगी, को प्रोत्साहन मिलेगा अगर वो फील्ड ट्रिप पे जाएंगे। प्रमोट्स करता है बच्चों को अनुभव, यानी कि उनके ठोस अनुभव के माध्यम से प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। एनहेंस करता है ऑब्जर्वेशन स्किल्स को, जब हम फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो अवलोकन जो कौशल होता है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देख के समझते हैं, सीखते हैं। बट ऑप्शन डी नहीं आएगा इसमें कि इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ द क्लास और द टीचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी के साथ हम लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है हमारा 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल? निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ए नर्चरिंग चिल्ड्रन, नर्चरिंग द नेचर क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बी in calculating the values of cooperation and concern for life, C cultivating the science temper, D emphasizing the textbook definition of concept। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? नॉट पूछा गया है तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। नहीं होना चाहिए साइंस एजुकेशन का अपर प्राइमरी लेवल पर। जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, बच्चों को केवल टेक्स्ट बुक पर ही फोकस नहीं रखना है कि केवल आप बच्चों को फोर्स करेंगे कि आप टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को रट लीजिए और आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी आपको कैरिकुलम में अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो नहीं करना है। क्यूरियोसिटी को प्रमोट करना है बच्चे की, उनमें वैल्यूज़ और कॉपरेशन की भावना को जागृत करना है, उन साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना है या डेवलप करना है। लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ा सकता है? ए आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, बी asking children to read the extended learning given at the end of the textbook, asking children to discuss among themselves in the group followed by sharing in large group, demonstration of experiments by the teacher। बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट आंसर होगा? कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, जो सोच होती है, जो गंभीर सोच होती है बच्चे की, जिससे वो कुछ नया इनोवेट करके लेके आता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक साइंस टीचर क्या कर सकता है, क्या चीज़ बेटर रहेगी इस क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? तो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, कि अगर वो अपने थॉट्स को पहले अपने पीयर ग्रुप्स के साथ शेयर करेगा, फिर एक ग्रुप में फॉलो करेगा, फिर उसको और आगे शेयर करता चला जाएगा, तो इससे क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सोचने की क्षमता में विकास होगा। महत्वपूर्ण सोचने की क्षमता में बच्चे अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उनकी नॉलेज के साथ अपनी नॉलेज को कोरिलेट करेंगे, यानी कि अपनी प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज जो गेन कर रहे हैं उनको आपस में करेक्ट करके एक न्यू फॉर्मेशन करेंगे नॉलेज का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ए टीचर बिगिंस द क्लास बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन ए गिवन सैंपल ऑफ फूड, द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव स्टेटमेंट इज। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब बताना है आपको। एक शिक्षक भोजन में दिए गए नमूने में स्टार्च के रासायनिक परीक्षण का
प्रदर्शन करके कक्षा शुरू करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से जुड़ी संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिंग जो है उससे रिलेटेड संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपको बतानी है। ये स्टेटमेंट है, यानी कि जो एक टीचर है वो स्टार्च से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करके क्लास को अपने स्टार्ट कर रहा है। तो क्या होगा डिमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर, संज्ञानात्मक पक्ष के रूप में या संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी है। ए क्रिएटिंग होगा, एनालाइजिंग होगा, अप्लाइंग होगा या अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ होगा। जो टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट किया है बच्चे को तो उसका मीनिंग क्या है, बस आपको ये बताना है। जो केमिकल टेस्ट में टीचर ने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है उसका क्या मीनिंग होगा। कोग्निटिव वैलिडिटी बतानी है आपको, किसकी टर्म्स में होगी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये होगा अप्लाइंग, यानी कि किसी भी चीज़ को लागू करना। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या रिक्वायर करती है, देखिए कॉग्निटिव वैलिडिटी में आपके पास कंटेंट होना चाहिए, यानी कि सामग्री होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए आपके पास, क्या प्रक्रिया है, लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा जिसको हम बोलते हैं, पैडागोजिकल चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एज अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए कि बच्चा कौन सी एज में है, उसके अकॉर्डिंग उसको कॉग्निटिव वैलिडिटी समझाई जा सकती है। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से ऊपर की चीज़ें बच्चे को बता रहे हैं जो उसके एज लेवल में भी नहीं आती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस जो है एसोसिएट करता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग द केमिकल इन द अप्लाइंग करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में सक्रिय सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपलब्ध नहीं है। एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स, सी डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, या डी लिसनिंग टू अ क्लास लेक्चर क्लास। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। इजीली आप आंसर कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉट पूछा गया है एक्टिव लर्निंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग टू ए लेक्चर क्लास। कि अगर बच्चा एक केवल व्याख्यान कक्षा को सुन रहा है तो उसमें कोई भी ऐसी एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है। एक्टिव लर्निंग किस में होगी, जब वो कुछ एक्टिविटी को करेगा या किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा, किसी प्रोजेक्ट क्लास में रहेगा। तो साइंस कॉर्नर डेवलप करना ये भी एक एक्टिविटी। फील्ड ट्रिप्स में जा रहा है तो बच्चा एक्टिव है, लर्न कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, इसमें भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, बस सुनने में क्लास लेक्चर में बच्चा बस बैठा है। वन वे टीचिंग होती है जो लेक्चर मेथड होता है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर इन द साइंस। विज्ञान में शिक्षार्थियों के सीखने के अंतराल को खोजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेप्ट मैप, बी एनाकॉर्डल रिकॉर्ड, सी पोर्टफोलियो, या डी टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ओनली डी, ए या डी होगा, ए बी सी होगा, या फिर बी सी या डी होगा। बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा लर्निंग गैप्स, जो सीखने का जो अंतराल होता है बच्चों में, उसको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ए बी सी। कॉन्सेप्ट मैप का भी यूज़ कर सकते हैं, एनाकॉर्डल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो। बट टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट जो है उपलब्धि परीक्षण है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट का मतलब लास्ट में लिया जाने वाला, जो सबसे कैरिकुलम कंप्लीट होने, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे एंड टर्म एग्जामिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट, कि बच्चे ने कितना सीख चुका है, कितनी लर्निंग अब तक कर चुका है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैप, एनाकॉर्डल रिकॉर्ड्स एंड पोर्टफोलियो ये जानने के लिए होता है कि बच्चे का कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, कौन कौन से लर्निंग गैप्स हैं। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है। सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए ओरल टेस्ट, बी रिटन टेस्ट, सी पेपर पेंसिल टेस्ट, या डी एनाकोडल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए, क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो ऑब्जर्वेशन पर बेस करती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं एनाकॉर्डल रिकॉर्ड्स, जो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड करती है। यानी कि ये क्या है, इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होता है, इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, पैटर्न्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे भी बेस करती है, हाइपोथेसिस भी होती है, ठीक है, टेस्टिंग भी होती है। तो ये कैसा टूल है, ये जो एनाकॉर्डल टूल है ये
टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको ध्यान रखना, टेक्निक्स ऑफ अवधारणा, क्या क्या मेथड यूज किए जा रहे हैं अवधारणा में, तो वो एनाकॉर्डल रिकॉर्ड्स बेस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 11 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जूनियर लेवल साइंस में भी आता है, प्राइमरी लेवल साइंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है सीटेट में, और ये आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में। प्रीवियसली जो हम बिल्कुल जो प्रीवियस पेपर हुआ है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर्स ऑफ गॉड, मोहेयर इज अ टाइप ऑफ वूल obtained फ्रॉम एगोरा गोट्स, कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट्स, पश्मीना वूल इज obtained फ्रॉम रैबिट। बताएं क्या करेक्ट आंसर है, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ए और सी सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, या सी और डी सही है। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी, यानी कि पहला, पश्मीना जो शॉल होती है वो बकरी के हेयर से बनाई जाती है, यानी कि गॉड जो होती है वहाँ के उनके बालों से बनाई जाती है। मोहेयर इज ए टाइप ऑफ वूल, ये एक प्रकार की वूल होती है जो अंगोरा गोट से ही प्राप्त की जाती है। बाकी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। देखते हैं 12 क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्ड लिस्टेड बिलो। नीचे सूचीबद्ध सुविधाओं के आधार पर पशु की पहचान करनी है हमें। स्पेसिफिकेशन है, लॉन्ग बैकबोन होती है भाई, बहुत सारी मसल्स होती हैं, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये इस तरीके का कौन सा एक जानवर हो सकता है। स्नेक है, अर्थवॉर्म है, स्नेल है, या हुक वॉर्म है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि ऐसा जानवर जिसकी लंबी पीठ की हड्डी होती है और कई मांसपेशियां होती हैं और उसकी जो बॉडी होती है आगे बढ़ने के लिए कई घेरों में मोड़ सकता है। देखिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन नंबर ए को बिलोंग करती हैं। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए दिया है, स्नेक इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ये सारी स्पेसिफिकेशन स्नेक की है, स्नेक ही ऐसा कर सकता है, सांप ही ऐसा कर सकता है। इसकी लंबी पीठ की हड्डी होती है, इसमें बहुत सारी मसल्स भी होती हैं और ये बॉडी को अपने कर्व फॉर्म में भी लेके आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी सेशन में, थ्योरी लेक्चर में इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टरी वाले क्वेश्चन को। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बी बोलता है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल। बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है इन चारों स्टेटमेंट में से। तो देखिए जो सही नहीं है, जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऐसा नहीं है, सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करती हैं। ओके, आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से कहाँ लेके जाती हैं, वेरियस पार्ट, जितने भी बॉडी के वेरियस पार्ट होते हैं वहाँ आर्टरीज लेके जाती है। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, बिल्कुल सही है भाई, ये भी थिक भी होती हैं इनकी वॉल्स, इलास्टिक वॉल्स भी होती हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर को भी बियर कर सकती हैं जो आर्टरीज होती हैं। पल्मरीज आर्टरीज क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, ये क्या करती है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, उसको कहाँ से, हार्ट से लंग्स की ओर लेके जाती है, यानी कि पल्मोनरीज आर्टरीज। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेप्ट पल्मोनरीज आर्टरीज क्या होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसको कहाँ से, हार्ट से लंग्स की ओर लेके जाती हैं। इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ये बोलता है सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऐसा नहीं है। केवल पल्मोनरीज आर्टरीज ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन यानी कि CO2 युक्त ब्लड होता है जो हार्ट से लंग्स की ओर जाता है। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, इनमें से आपको सही मैचिंग ऑर्डर बताना है भाई। ये एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड, इनका सही मैच आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बताएं भाई क्या करेक्ट मैच होगा। तो देखिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्या बोलता है कि जो एसिडिक एसिड होता है वो फोर्थ, यानी कि उससे क्या मिलकर बनता है, विनेगर बनता है, विनेगर यानी कि जिसको सिरका बोलते हैं। बी जो है लैक्टिक एसिड क्या बनाता है, कर्ड, लैक्टिक एसिड से दही बनता है। सी बोलता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, स्पेनिश में प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फलों में प्रेजेंट होता है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। एसिटिक एसिड मैच करेगा विनेगर से,
लैक्टिक एसिड मैच करेगा कर्ड यानी कि दही से, ऑक्सैलिक एसिड मैच करेगा स्पेनिश से, और एस्कॉर्बिक एसिड मैच करेगा सिट्रिक फ्रूट से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, साइंस पैडागोजी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके का प्रीवियस ईयर के पेपर को। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल पर जरूर से फॉलो करें। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।